जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण और ये क्रांति किस प्रकार शुरू हुई, इस सब की चर्चा कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ, तो उसमें जो विद्रोह के नेता थे उन्होंने कहाँ से भाग लिया और इस क्रांति के क्या परिणाम हुए जाकर। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। चलो, जैसे कि 1857 की क्रांति की जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 30 मई को, लेकिन अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा था कि हाँ, ये लोग कुछ हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। इस वजह से उस क्रांति को, जिसकी डेट 30 मई रखी गई थी, उसको 10 मई को ही करना पड़ा था। ये हम सब पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो 10 मई को क्रांति की डेट रखी गई कि इस दिन से विद्रोह शुरू किया जाएगा, और इस पूरे विद्रोह की प्लानिंग कर रहे थे मेरठ के सैनिक। तो मेरठ के सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सैनिक धन सिंह गुर्जर। अब 10 मई डेट रखी गई, तो 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और एक दिन में ही पूरे मेरठ छावनी को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। उस पर भारतीय सैनिकों का अधिकार हो गया एक ही दिन में मात्र। यह जज्बा था भारतीय सैनिकों का। एक दिन में पूरे अंग्रेजों को मेरठ से भगा दिया और पूरी छावनी पे भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया और जितना हथियार थे, गोला बारूद था, सब लूट लिया उस छावनी का जो अंग्रेजों का था। इसके बाद जो मेरठ के सैनिक थे, इन्होंने धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में दिल्ली में कूच किया और ये लोग 11 मई को दिल्ली पहुंचे। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली को भी इन्होंने बहुत ही जल्दी अंग्रेजों से मुक्त कर दिया, अंग्रेजों से मुक्त करा दिया दिल्ली को, और दिल्ली की छावनी पे भी पूरे सैनिकों ने अधिकार कर लिया। और उसी समय जो मुगल वंश का राजा हुआ करता था, जो दिल्ली में बैठता था, उस समय था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ही पूरे 1857 के विद्रोह का नेता घोषित कर दिया जबरदस्ती। इसका मन नहीं था नेता बनने का, लेकिन इसको बना दिया किसने? मेरठ के सैनिकों ने। क्यों? क्योंकि हर एक क्रांति में एक विद्रोह का मेन मतलब नेता तो होना चाहिए ना, कि कौन है पूरे विद्रोह को जो लीड कर रहा है, लीडर कौन है इसका। इस वजह से बहादुर शाह जफर को इन्होंने विद्रोह का पूरे नेता बना दिया सैनिकों ने। अब बहादुर शाह जफर पूरे 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता बन चुका था। इसके बाद धीरे धीरे जो बाकी के उत्तर भारत के जो बाकी की जगह थी, बाकी के जो स्थान से, वहां से भी क्रांति शुरू होने लगी, वहां से भी विद्रोह होने लगे, क्योंकि मन में सबके था विद्रोह करने के लिए, बस कोई कुछ शुरुआत नहीं मिल रही थी। अब मेरठ के सैनिकों ने शुरुआत कर दी, प्लानिंग भी बना दी पूरी, अब हर जगह से विद्रोह होने लगे। तभी कानपुर से विद्रोह किया नाना साहब ने, क्योंकि इनकी पेंशन रोकी गई थी, तो ये भी अंग्रेजों से भड़के हुए थे। तो कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब ने, लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। अब कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर है, मतलब पास में ही है दोनों शहर। तो इन दोनों को जो दबाने का काम था, इन दोनों जहां पे विद्रोह हुए, तो अंग्रेजों की तरफ से भी दबाने वाले सेनापति आए। तो एक ही सेनापति आया, उसका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल ने लखनऊ का और कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल आया था क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो पास पास में ही है, मतलब ये दोनों लगभग एक ही जगह विद्रोह हो रहे थे ये दोनों। इस वजह से एक ही सेनापति आया, कैंपबेल। फिर झांसी से विद्रोह कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि अंग्रेजों के जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आई थी। इस सब के बारे में पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। जो नीति थी राज्य हड़प नीति, मतलब अगर कोई संतान विहीन साम्राज्य है, जिसमें जो कोई भी राजा है जिसके संतान नहीं है, तो वह जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से विद्रोह की भावना रखती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह कर रही थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति आया था ह्यूरोज। फिर झांसी की राजधानी थी ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। जगदीशपुर एक जगह है बिहार में, जहां से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली थी अंग्रेजों ने।
इस वजह से ये अंग्रेजों के खिलाफ भड़के हुए थे। तो इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया। काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी उम्र हो चुकी थी इनकी। और अंग्रेजों की तरफ से इसमें जो सेनापति था वो था ली ग्रांट। इसके बाद इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे लियाकत अली। ये एक मौलवी थे, ये काफ़ी भड़काऊ भाषण देते थे, लियाकत अली। तो अंग्रेज इनसे भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए थे। इस वजह से ये विद्रोह कर रहे थे इलाहाबाद से। और इलाहाबाद से इनके खिलाफ थे कर्नल नील, जो अंग्रेजों की तरफ से काउंटर अटैक के लिए आए थे। इसके बाद अयोध्या से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला। और इनके जो विद्रोह, इनके जो विपक्ष में थे, जो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति भेजा गया था अयोध्या के विद्रोह को दबाने के लिए, वह था कर्नल रेनड। इस प्रकार ये विद्रोह चल रहे थे हर जगह। और पूरे 1857 की क्रांति में भीषण संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा विद्रोह, मतलब अंग्रेज पूरी तरह से डर चुके थे। और बहुत इसमें मतलब भयानक युद्ध हुआ, ये पूरा बहुत संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में इधर कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से, वीरता से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इधर तात्या टोपे यहाँ से ग्वालियर से लड़ रहे थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। और इस विद्रोह में जो अंग्रेज सेनापति थे, वो 3 अंग्रेज सेनापति इस युद्ध में मारे गए। उनमें से कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक थे। ये 3 अंग्रेजी सेनापति थे जिनको यहाँ पे विद्रोह में मार दिया गया। तो लगभग ये जो 1857 की क्रांति थी, ये 1.5 साल तक चली। और इस विद्रोह में बहुत सारे लोग शहीद हो गए भारत के, और अंग्रेजों के 3 सेनापति मारे गए। भारत में उस समय रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, हजरत महल, इसी तरह लियाकत अली, कर्नल लियाकत अली के बाद अहमद अब्दुल्ला, सभी लोग शहीद हो गए अंग्रेजों से मुकाबला करते करते। और अंग्रेजों के 3 सेनापति मारे गए। इसमें कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, ये 3 लोग थे। नवंबर 1858 तक इस विद्रोह को पूरी तरह अंग्रेजों ने दबा दिया। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में इसलिए सफल हो गए क्योंकि उसके कुछ कारण थे। अब वो क्या कारण थे, उनमें से हमने कुछ प्रमुख कारण यहाँ पे लिख दिए हैं, अब आप समझते हैं। देखिए, जो अंग्रेज उस समय भारतीयों से मुकाबला हो रहा था, तो भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। और अंग्रेज जो ब्रिटेन के थे, वहाँ पे प्रोडक्शन होता था, और वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार बन चुके थे, वे अपने सैनिकों को प्रोवाइड करा देते थे, लेकिन हम लोगों के पास में नहीं थे। तो आधुनिक हथियारों की वजह से जो कमी पड़ गई, इसी वजह से भारतीय सैनिक अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। क्योंकि संख्या अच्छी थी हमारे पास, संख्या बहुत थी, लेकिन संख्या से क्या होता है, हम लोग लड़ रहे थे तलवार, भाला, इन सब चीज़ों से, और वे आधुनिक हथियार यूज़ कर रहे थे, तोप, गोला बारूद और काफ़ी तरह की जो बंदूकें थी, हमारे पास वो नहीं थी। फिर तभी क्या हुआ, सिंधिया, एक मध्य प्रदेश के पास एक सिंधिया परिवार था उस समय, काफ़ी जो मतलब राजघराना था, जो इसके काफ़ी थोड़ा बहुत साम्राज्य भी था इसका ठीक ठाक। ये लोग मराठों से टूटे थे। तो सिंधिया जो थे, इन्होंने अंग्रेजों का खुल के साथ दिया पूरी तरह से। और जब भारतीय सैनिक, जो मेरठ के जो सैनिक थे, वो जो दिल्ली पहुंचे थे, तो वहां पे इन्होंने जो पूरी छावनी थी उसको लूट लिया था। उसके बाद में एक उनका वो था, अंग्रेजों का गोला बारूद का कारखाना था, और अंग्रेज भाग चुके थे। अगर भारतीयों को वो गोला बारूद का कारखाना पूरा मिल जाता तो भारतीयों के पास हथियार की कमी ना पड़ती। लेकिन सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ वफादारी की, भारतीयों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ, और इस पूरे कारखाने को आग लगा दिया। जो हथियार भारत को मिल सकते थे, अपने सैनिकों को, अपने क्रांतिकारियों को, इस पूरे हथियारों के गोदाम में सिंधिया परिवार ने आग लगा दी। तो तभी भारतीयों के पास हथियारों की कमी हो गई। फिर और क्या कारण थे इसमें, जो अंग्रेजों ने इसको आसानी से दबा दिया 1.5 साल में? इसके और क्या कारण थे, उसमें से समय से पहले हो गई थी ये क्रांति। मतलब इस क्रांति में डेट रखी गई थी 30 मई।
डेट थी 30 मई, लेकिन क्रांति हो गई थी 10 मई को। अब 20 दिन पहले हो गई क्रांति। कुल मिला के आप ये समझिए कि प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाई। जो प्लानिंग थी वो भारतीयों की ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि हमको पहले ही क्रांति करना पड़ा था। भारतीय सैनिकों को क्रांति पहले करना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके थे। क्योंकि उस समय भारत में भारतीय जो सैनिक थे, तो उनमें अंग्रेजों ने एक लत लगा दी थी दारू पीने की, शराब पीने की। तो शराब के नशे में भारतीय सैनिक सब बता देते थे कि तुम अंग्रेजों को पता चलेगा 30 मई को। तो अंग्रेज सोच लगे 30 मई को क्या होने वाला है यार, कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने से अपनी प्लानिंग करने लगे उधर बचने की, कि कैसे इससे निपटा जाएगा अगर ये विद्रोह हुआ तो। अब ये चीज जब भारतीयों को पता चली कि अंग्रेजों को मालूम चल गया है कि 30 मई को विद्रोह होगा, तो भारतीयों ने सोचा ये तो गलत है, आप पहले ही करो विद्रोह। इस वजह से समय से पहले हो जाना भी 1857 की क्रांति का एक असफलता का प्रमुख कारण था। नेतृत्व ठीक से नहीं था। अब जब भारतीय सैनिक नेतृत्व कर रहे थे धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, मेरठ के जो सैनिक थे, अब वे पहुंचे दिल्ली। अब दिल्ली में उस समय राजा थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे उनकी उम्र 80 वर्ष थी। अब 80 साल के आदमी को आपने नेता बना दिया पूरे विद्रोह का, अब वो कैसे ठीक से कर पाएगा। और उनका भी मन नहीं था बनने का, बहादुर शाह जफर का मन नहीं था कि हम नेतृत्व करें इस पूरे विद्रोह का, वो नहीं चाहते थे, फिर भी बना दिया। आप बना दिया जब, तो नेतृत्व अच्छे से उन्होंने किया नहीं, तो नेतृत्व ठीक से नहीं किया, तो नेतृत्व ठीक से नहीं होगा तो आप कितनी भी मजबूत सेना हो आपके पास, अगर उसमें नेतृत्व ठीक नहीं है तो युद्ध अच्छे से नहीं हो सकता है। कोई भी युद्ध हो, नेतृत्व का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेनापति ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ाता है। और जब सेनापति ही 80 साल का है तो वो क्या मनोबल बढ़ाएगा। इस वजह से नेतृत्व सही नहीं था, तभी ये विद्रोह जो था ये भी असफल हो गया। फिर हाँ, एक और कारण था इस विद्रोह के असफल होने का। आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरी क्रांति हुई ये केवल उत्तर भारत में केंद्रित है। उत्तर भारत में कौन कौन से इसमें जगह है, दिल्ली है, मेरठ है, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इसके बाद इधर जगदीशपुर, बस यही एरिया है। अब ये एरिया उत्तर प्रदेश में जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे दिल्ली, बस। गुजरात था, बंगाल था, मध्य प्रदेश था, इसके बाद राजस्थान था, और नीचे आते हैं आप इधर साउथ में जो मराठा साम्राज्य था, महाराष्ट्र था, ये सब जगह थी। कहीं विद्रोह नहीं हुआ, केवल उत्तर भारत में हो रहा है विद्रोह। तो ये भी एक जो असफलता का कारण था, तो ये भी था, क्योंकि विद्रोह हो रहा था तो पूरे भारत में होना चाहिए था। थोड़ी जगह में विद्रोह करके आप उसको सफल नहीं कर सकते ना, क्योंकि विद्रोह अब अंग्रेजों को जड़ से भगाना है भारत से, तो पूरे भारत को साथ आना पड़ता ना उस समय। लेकिन इसमें क्या था, इसमें केवल बस यही उत्तर भारत के लोग ही शामिल थे, झांसी था, कानपुर, लखनऊ, ये सब। तो पूरे भारत में विद्रोह नहीं था, यह भी एक असफलता का कारण था। एक इसमें और जो एक बात आती है, इस विद्रोह के असफलता का एक कारण और था। आप थोड़ा सा सोचिए अगर, तो आप सोचेंगे कि ये समझेंगे कि जो विद्रोह हो रहा था ये सब अपने अपने लिए हो रहा था, मतलब देश प्रेम इतना ज़्यादा नहीं था। ये विद्रोह खुद स्वार्थ, इसमें मतलब इस विद्रोह में जो देश प्रेम इतना ज़्यादा नहीं था, जितना ज़्यादा इसमें व्यक्तिगत अपना कारण था, खुद का कारण था, सबके पास अपना अपना। आप देखिए, अगर कारतूस सुअर और गाय की चर्बी की नहीं आती तो वो जो सैनिक थे वो कहाँ नौकरी कर रहे थे, अंग्रेजों के यहाँ। तब तक विद्रोह किया उन्होंने नहीं किया, नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के पास। और जब सुअर गाय की चर्बी आई, कारतूस बदली गई, तब विद्रोह हुआ। तो ये तो उनका एक पर्सनल रीजन हुआ, चलो ये हटाओ। दूसरा देखते हैं झांसी। अब झांसी में अगर डलहौजी ये नीति न लाता, ये जो संतानहीन साम्राज्य है, जो संतानहीन राजा है, वो उसका साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, तो ये लोग भी विद्रोह न करते। झांसी था, सतारा था, और ये सब बेगम हजरत महल भी ना करती अगर इनको कुशासन का आरोप लगा के इनको ना हटाया गया होता। नाना साहब की पेंशन न बंद की गई होती तो ये भी ना विद्रोह करते। वीर कुंवर सिंह की अगर जमींदारी न छीनी गई होती, ये भी विद्रोह न करते। लियाकत अली और अहमद अब्दुल्ला जो थे, इनके खिलाफ अंग्रेजों ने FIR जारी कर दी थी, क्योंकि वो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोग भड़क जाते थे। अगर इनके खिलाफ FIR न हुई होती तो भी ये लोग विद्रोह न करते।
कुल मिला के इस विद्रोह में देश प्रेम से ज़्यादा था जो व्यक्तिगत लाभ थे, व्यक्तिगत कारण थे, सबके अलग अलग अपने अपने कारण थे। इसी वजह से पूरे भारत में ये क्रांति नहीं हो रही थी। अगर इसमें देश प्रेम होता तो सब बिल्कुल ही पूरा भारत इसमें साथ देता, पूरे भारत के लोग इसमें साथ देने आ जाते। और जितने पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग था, सब अलग था इससे। वो जानता था कि ये विद्रोह कर क्यों रहे हैं। अभी तक इनके दिमाग में नहीं आ रही थी ये बात, अब विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि अब इनको अंग्रेजों ने जब परेशान किया, अंग्रेजों ने इनके शासन को हड़प, इनके साम्राज्य को जब अंग्रेज इनके साम्राज्य पे जब बात आई, तब ये लोग आज अंग्रेजों के खिलाफ हैं। अभी तक तो नहीं थे। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था ये भी अलग था। तभी तो बंगाल प्रांत अलग था, क्योंकि बंगाल में उसमें शिक्षा का स्तर सबसे ठीक ठाक था। फिर कुल मिला के ये विद्रोह असफल हो गया। अंग्रेज इसको आसानी से दबाने में सफल हो गए। अब विद्रोह तो हो गया, सब अंग्रेज दबा दिया इन्होंने। अब उस समय जो ये बहादुर शाह जफर, ये जो 80 वर्ष के थे, ये नेतृत्व कर रहे थे, मेन नेता थे ये पूरे 1857 के विद्रोह के। अब इनके पास अंग्रेज पहुंचे और यहाँ से जो विद्रोह दिल्ली से हो रहा था निकलसन और हडसन का, तो अंग्रेजों ने, निकलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दिल्ली से भी दबा दिया था। तो बहादुर शाह जफर ये भी हार चुके थे अंग्रेजों से। अब बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेज गए और इनके दोनों पुत्रों को इनके सामने काट के मार दिया, सामने गोली मार दिया दोनों पुत्रों के, और दोनों पुत्रों की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निकाल के रंगून भेज दिया। म्यांमार की उस समय राजधानी थी रंगून, तो रंगून भेज दिया इनको, और वहीं पे बहादुर शाह जफर की मतलब मौत हो गई, डेथ हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने पूरी क्रांति को आसानी से दबा दिया। उसके कुछ असफलता के कारण भी हमने बताया आपको। अब इसके जो कुछ परिणाम थे उसके बारे में हम समझेंगे। 1857 की क्रांति को नवंबर 1858 आते आते लगभग 1.5 साल में अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया। और इस क्रांति के बाद कुछ परिणाम, कुछ प्रभाव पड़े। वो क्या क्या थे? एक ब्रिटेन में पील आयोग की स्थापना की गई। इस पील आयोग को बनाया गया था सेना के लिए, मतलब सेना में क्या सुधार की जरूरत है। तो इस पील आयोग ने एक चीज बताई कि कंपनी पर लगाम लगाया जाए। पहली बात तो क्योंकि ये कंपनी भारत में देखो एक बात समझे, ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी वो तो आई थी व्यापार करने। अब कंपनी ने यहाँ पे चालू कर दिया था अपना साम्राज्य विस्तार करना, ये सब चीजें। डलहौजी ने आके और ज्यादा इसको बढ़ावा दे दिया। तो आई तो वो व्यापार करने थी। अब जब युद्ध हो गया, यहाँ पे भीषण बवाल हो गया, तो उसके बाद अब इनको पड़ी सेना की जरूरत। तो इस कंपनी ने वहां से सैनिक मंगाए। और वहां से जो सैनिक आते थे वो सिर्फ आते थे कंपनी में सुरक्षा देने के लिए। जो यहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई है, जो यहाँ पे माल है, व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए वो सब आते थे। सैनिक वहां से भेजे जाते थे, युद्ध लड़ने थोड़ी भेजे जाते कि जाओ उन मारकाट करो, जाके लड़ाई करो जाके। युद्ध लड़ने नहीं आते थे वो आते थे सिर्फ अपनी कंपनी के जो कच्चा माल है और जो बाकी जो सामान है उन सब की सुरक्षा करने के लिए, बस कि कोई लूट पाट न ले, इस हिसाब से। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सैनिक की डिमांड कर रहे थे। जब इस बार युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे सैनिक रोज के रोज मरे जा रहे थे, बहुत सारे सैनिक मार दिए गए थे अंग्रेजों के। तो वहाँ सैनिकों की कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा संघर्ष चल रहा है, आप सैनिकों को भेजिए। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सैनिकों की मतलब ब्रिटेन से मंगाए गए थे कंपनी के द्वारा। तो पील आयोग ने कहा कि कंपनी के प्रभाव जो बढ़ रहा है इस पर लगाम लगाया जाए, ये खराब है। ये कंपनी यहाँ पे विस्तारवादी नीति अपना रही है, ये विस्तार कर रही है, यहाँ पे शासन करने की अपनी योजना कर रही है, जबकि इसको भेजा गया है व्यापार करने के लिए। तो कंपनी पर लगाम लगाइए। दूसरा काम उसने क्या बताया कि सेना में ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या में कमी करो। सेना में जो ब्राह्मण और राजपूत सैनिक हैं इनकी कमी कर दो। ऐसा क्यों था? क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और मंगल पांडे की मेंटेलिटी ये थी कि वे एक ब्राह्मण संप्रदाय से आते थे। तो इस वजह से वे काफी ज्यादा उग्र और थोड़ा सा मतलब एक भड़का देते थे सबको। और राजपूत ये इनके पास भी मतलब वही चीज थी, ये लोग भी खुल के तुरंत विरोध करने लगते थे, कोई भी चीज इनको सहन नहीं होती थी। इस वजह से ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या में कमी किया जाए, इन्होंने कहा। और ये लोग उत्तर भारत में सब जुड़े हुए थे। ये लोग मतलब इन लोगों के अंदर जो वो था मतलब लगाव था उस जगह के प्रति, अपने स्थान के प्रति, वो ज्यादा होता था।
तो इन्होंने क्या किया कि सेना में गोरखों और पठानों की संख्या में बढ़ाया जाए। ये जो गोरखे होते थे ये आते थे नेपाल के साइड से, पहाड़ी इलाकों से। तो पहाड़ी इलाके का या नेपाल के साइड के जब आते थे ये लोग, तो इनको अब भेज दिया उत्तर प्रदेश की किसी जगह पे, तो वहाँ पे इनका लगाव कम होता था अपने लोगों के प्रति, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे। और इसी तरह पठान होते थे, ये भी ये थोड़ा आते थे उधर अफगानिस्तान के उधर से, पाकिस्तान उधर, तो इनको भी जब जगह बदल जाती है किसी की तो थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। इस वजह से कहा कि सेना में गोरखों और पठानों की संख्या को बढ़ाओ और राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या घटा दो। इसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। ये घोषणा पत्र बहुत ही जरूरी है, ये बहुत मतलब इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी इस घोषणा पत्र में। और जब ये आया तो इसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। अब समझते हैं इस घोषणा पत्र में क्या क्या बातें की गई थी। पहली बात तो उस घोषणा पत्र में की गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। अब कौन करेगा? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन ना करके उसकी जगह ब्रिटेन का जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों शासन दिया जा रहा है। ब्रिटिश क्राउन मतलब इंग्लैंड में एक रानी होती थी, उनका एक राजा होता था। रानी का पद ऊंचा होता है, बड़ा होता है, और राजा का पद छोटा होता है। ये सब आपको आगे बताएंगे वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन के बारे में समझेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों दे दिया गया भारत का शासन, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से भारत में खत्म कर दिया गया कि अब कोई कंपनी वंपनी नहीं है। अब जो शासन है वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। फिर ये जो भारत में गवर्नर जनरल होता था भारत में, इसके पद को खत्म कर दिया गया, क्योंकि यही पूरी कंपनी का मतलब भारत में यही मेन सर्वा होता था, सब कुछ इसी के उससे होता था, गवर्नर जनरल के उससे। इसके पद को खत्म कर दिया गया। अब लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, वो तो पत्र पढ़ रहा था, तो वो तो टेंशन में आ गया कि अब हम बेरोजगार हो गए, हमारा क्या होएगा, नौकरी वोकरी सब खत्म, इतना बढ़िया यहाँ पे पूरा बढ़िया मिल रहा था सब, पूरा हम ही हेड थे यहाँ पे, पूरा हमारे ऊपर कोई नहीं था, बड़ा टेंशन में आ गया। लेकिन उसने आगे जब पढ़ा तो उसमें कहा कि गवर्नर जनरल का पद खत्म, और इसी पद को बदल दिया गया वायसराय। अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा भारत में होगा वायसराय। और ये वायसराय ये इसके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक मंत्री बनाया जाएगा जिसको भारत मंत्री कहेंगे। उसी का नाम राज्य सचिव रखा गया। तो इस राज्य सचिव को भेजा जाएगा वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। मतलब अब अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल के ऊपर कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं थी जो उसके ऊपर नियंत्रण रखे। पूरे भारत में वही सर्वा होता था, और ब्रिटेन में जो बता दे वही मान लेते थे, इतना ज्यादा संचार का कोई साधन नहीं होते थे। लेकिन अब ब्रिटेन की संसद में एक राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया, वह भारत में आके यहाँ के जो वायसराय होगा उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो वायसराय बना। वायसराय के पदों पर नियंत्रण रखने के लिए, वायसराय के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव का पद आया। और इसके बाद इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया कि कंपनी जो है या कोई भी जो ब्रिटिश साम्राज्य है जो अब किसके अधीन दे दिया गया है, जो दे दिया गया है ब्रिटिश क्राउन के हाथों। अब कोई भी भारत के किसी भी नए जगह पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब भारत की कोई भी जगह को अंग्रेज नहीं हड़प पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से तो विद्रोह हो रहा था ना। मेन विद्रोह का कारण तो यही था, क्योंकि डलहौजी ने नीति लाई थी राज हड़पनी थी। इसकी वजह से उसने ज्यादातर चीजों को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। भाई झांसी छीना, इसके बाद इलाहाबाद हजरत महल से उनका अवध छीना, सतारा से उनका छीना, इसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह की जो जमींदारी थी वो छीन ली, नाना साहब से पेंशन हटा दी। तो इस हिसाब से यही तो चल रहा था उस समय, क्योंकि इसी वजह से तो विद्रोह हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेजों ने कहा, या इस महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो ये अब क्राउन के हाथों दिया गया है भारत का शासन, अब इसमें से आगे से अभी जितना है उतना तो रहेगा, अब कोई भी नई जगह पे अंग्रेज कब्जा नहीं करेंगे, अब वो सब साम्राज्य भारतीयों का होगा। फिर क्या पे, अब हमने पहले ही बता दिया आपको कि गवर्नर जनरल के पद की जगह कौन सा पद आया था, वायसराय का पद आया था। अब उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में? भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। उसी के समय तो पूरा विद्रोह हुआ। और
इसके पद को ख़त्म कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन में जो ये महारानी विक्टोरिया और ये काफ़ी लोग जो संसद थी वहाँ की, वो सब लोग ये जानते थे कि भारत में जो विद्रोह हुआ है, ये विद्रोह का कारण जो है ये इस वजह से नहीं, लॉर्ड कैनिंग की वजह से नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी लॉर्ड कैनिंग की नहीं है, लॉर्ड कैनिंग की नीतियों की वजह से नहीं हुआ ये विद्रोह हुआ है जस्ट इसके पहले जो गवर्नर जनरल भारत में बन के आया था, लॉर्ड डलहौजी की नीतियों की वजह से हुआ है। कैनिंग तो ठीक ठाक आदमी था, इसके समय विद्रोह हुआ, इसको सब भुगतना पड़ा, करके गया था सब इसके ऊपर वाला, मतलब इसके पहले वाला डलहौजी। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वायसराय का पद आ गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल भारत का पूछेगा तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग, और अगर पूछ लिया जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो था लॉर्ड कैनिंग। दोनों लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसी की जगह ये सब ट्रांजिशन हुआ था, मतलब बदलाव हुआ था। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कोई और टॉपिक को। ठीक, तो ये था पूरा 1857 की क्रांति के बारे में। चलिए।